हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है। रायपुर के एक रिसोर्ट में मौजूदा हरियाणा के 29 विधायकों को वोटिंग की रिहर्सल भी कराई गई, ताकि गलती से भी उनका वोट रिजेक्ट ना हो। निजी होटलों में विधायकों की खूब मेहमान नवाजी हो रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेसी विधायकों पर हो रहे खर्च को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी होटल में हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी की वजह से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने बयान में कहा है कि प्रदेश की सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं, मगर फिजूल खर्ची के लिए पैसे की कमी नहीं है। धर्मलाल कौशिक के इस बयान को हरियाणा के कांग्रेस विधायकों पर किए जा रहे खर्चे से जोड़कर देखा जा रहा है। कौशिक ने यह बयान तब दिया जब उनसे हरियाणा के विधायकों को रायपुर में ठहराए जाने से जुड़ा सवाल किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ना तो अपने जन प्रतिनिधियों पर भरोसा है और न ही जन प्रतिनिधियों को पार्टी के ऊपर भरोसा है। यही वजह है कि हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को छत्तीसगढ़ में पर्यटन करवाने लाया गया है। धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास एक तरफ विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए पैसे की कमी नहीं है। प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में भी हरियाणा के विधायकों के आवभगत में हो रहे खर्च को लेकर चर्चा हो रही है। राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, बल्कि इसकी चर्चा आम लोगों के बीच भी हो रही है। लोग अपने अपने सूत्रों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर हरियाणा के विधायकों पर पार्टी कितना खर्चा कर रही है। 2 जून से हरियाणा के करीब 29 कांग्रेसी विधायक रायपुर प्रवास पर हैं। इन सभी विधायकों को नया रायपुर के एक रिसोर्ट में रखा गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार कांग्रेस की यह कवायद क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए है। हालांकि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हरियाणा के सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के संगठित कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बता दें, हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने यहां से अजय माकन को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पवार को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा में राज्यसभा सीट जीतने में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की एंट्री ने पेच फंसा दिया है। कार्तिकेय शर्मा के ससुर कुलदीप शर्मा हरियाणा कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बार फिर 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया हूँ, पता नहीं मौका लगेगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह स्थिति आज नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मैं सोचकर बोल रहा हूँ। इस वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साफ करते हुए दिख रहे हैं कि मंत्री बन पाया हूँ, पर कई बार लाचार महसूस करता हूँ। जायज चीज अब नहीं हो पाता है तो मेरा मन भी दुखता है। मैं छोटा हूँ, अभी नाम बस राजा महाराजा है। राजपाट आप लोगों को सौंप दिया हूँ। अब राजा कौन, जिसे पब्लिक ने बताया है, और पास वालों के लिए आज का राजा कौन, वोट वाला। और सिर्फ 5 साल के लिए बढ़िया नहीं किया तो कोई दूसरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा समय समय पर गर्माता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री ने कभी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रखी। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब टी.एस. सिंहदेव ने इस तरह का बयान दिया हो। वह पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। इससे पहले जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे और 15 साल के भी, किसी की कार्य अवधि फिक्स नहीं है। आला कमान जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है। जबकि अब फिर उन्होंने यह बयान देकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि बाबा के इस बयान के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर था।
हालांकि आलाकमान ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस समय ऐसी चर्चाएं चली कि कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में 2.5 साल का फार्मूला तय किया है, जिसके तहत भूपेश बघेल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं बाकी के 2.5 साल के लिए किसी अन्य वरिष्ठ नेता को मौका दिया जाएगा। उस वक्त भी मुख्यमंत्री के संभावित नामों में टीएस सिंहदेव का नाम शामिल था। बता दें, भूपेश बघेल के कार्यकाल को अब 3.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया। हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत में नेताओं की बयानबाजी के बाद इस मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। टीएस सिंहदेव कई बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कही गई बातें कई बार पूरी होती हैं, तो कई बार अधूरी रह जाती हैं। देखो क्या होगा, जो होना होगा अब जल्द ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि टीएस सिंहदेव सच में आदिवासियों का हित चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। कई महीनों से हंसदेव और अन्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों के लिए प्रदेश की राजनीति अब मुखर हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा कि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते तो वहां पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगी। अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सवाल उनके चाहने का नहीं, ग्रामीणों के संवैधानिक हित का है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार माना है। टीएस सिंहदेव ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि भूपेश भाई को हंसदेव आंदोलन पर बयान के लिए आभार। लगभग 100 दिन से लगातार आंदोलनरत ग्रामीणों की बात पर उन्होंने उनके पक्ष में सहमति व्यक्त की है। प्रश्न आंदोलन कर रहे ग्रामीण जनों के व्यापक एवं संवैधानिक हित का है और उनके साथ खड़े होने पर भूपेश भाई को पुनः धन्यवाद। इससे पहले मंत्री सिंहदेव ने कहा था कि मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन इनके लिए जिनकी जमीन जा रही है, अगर वो गांव वाले चाहे कि यहाँ खदान आए तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। सवाल उनके चाहने या ना चाहने का नहीं है, वे व्यक्तिगत रूप से चाहे कि वहाँ पेड़ ना कटे और जिनकी जमीन जा रही है वे अगर चाहते हैं तो वहाँ खदान खुले तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सिंहदेव सोमवार को हंसदेव और अन्य क्षेत्र के खदान प्रभावित गांव हरिहरपुर पहुंचे थे। वहां कई गांवों के लोग खदानों के विरोध में धरना दे रहे हैं। सिंहदेव ने ग्रामीणों के आंदोलन से एकजुटता दिखाई, कहा कि अगर गांव के लोग एक राय रहे तो उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोयले के लिए इतने समृद्ध जंगलों का विनाश नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा के एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव से हंसदेव पर सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि यदि टीएस सिंहदेव सच में आदिवासियों का हित चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा देकर मैदान में आए और लड़ाई लड़े। जिसके बाद ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व को हंसदेव और अन्य मामले में केंद्र से खदान आवंटन को रद्द करने की मांग करने की सलाह दे दी थी। आज बृजमोहन अग्रवाल ने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी ने यह स्वीकार लिया है कि उनकी पार्टी के नेता चाहे तो जंगलों का विनाश रुक सकता है। फिर महीनों से आंदोलनरत हंसदेव के आदिवासियों की असहमति पर क्या पेड़ों की कटाई बंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? टीएस सिंहदेव जी से अपेक्षित है कि वे इस्तीफा देकर सड़कों की लड़ाई लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कानपुर हिंसा मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री होने वाली है। एजेंसियों की जांच से पता चला है कि हिंसा में मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी को विदेशों से मोटी फंडिंग होती थी। पिछले 3 सालों में उसके खाते में करीब 48 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। ये पैसे कहां से आए, किस मकसद के लिए दिए गए और इन्हें किन लोगों में बांटा गया, यह एक बड़ा सवाल है जिसे सुलझाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक हयाज जफर हाशमी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन बना रखी है। वह इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहने को तो वह मुस्लिम समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करता था।
लेकिन हकीकत में वह मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काने और हिंसा फैलाने की साजिश में लगा था। इसके साथ ही पुलिस पीएफआई से जुड़े लोगों के पैसे, फंडिंग की भी जानकारी साझा करेगी। पीएफआई कनेक्शन को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की पहचान सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के दंगों में भी शामिल थे और जेल भेजे गए थे। ये तीनों हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। इन लोगों ने ही हुई हिंसा में पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। अभी तक पुलिस ने कानपुर हिंसा मामले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ नाबालिग भी हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने खुद को सरेंडर किया है। सीएए एनआरसी विरोध के दौरान हुए बवाल के बाद से पीएफआई ने फंडिंग का तरीका भी बदल दिया है। सुर्खियों से बचने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग से बच रहा है। ये खुलासा एटीएस की जांच से पहले ही हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अब शहर में बड़े व्यापारियों को फंड मैनेजर बनाया गया है, जिनके यहाँ करोड़ों में हर माह ट्रांजैक्शन होता है। फंड मैनेजर के खाते में फंडिंग की जाती है, जो उसे सफेद करके आगे बढ़ाता है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक शहर में भी पीएफआई के फंड मैनेजर मौजूद हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसी बीच कानपुर हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो बैकनगंज इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में गली से निकलकर लोग पथराव करते दिख रहे हैं। इनमें युवक और अधेड़ उम्र के लोग भी हिंसा करते दिख रहे हैं। यह वीडियो नई सड़क पर बनी मस्जिद के पास का है। पुलिस इस वीडियो में दिख रहे चेहरों की शिनाख्त करके उनको घेरने में लगी है। इसके बाद उनके फोटो निकालकर पोस्टर जारी किए जाएंगे। साथ ही मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।